Dr. Kadam, and all the participants, those are logged in this program. So very good afternoon to one and all, and my heartfelt thanks to organizers, especially Dr. Sridhar, Dr. Subhash Rao, for inviting me for this presentation on management of neonatal hypoglycemia in the nursing webinar organized by Maharashtra NNF and SFWB Pune. So all we know already, Dr. Sridhar highlighted that neonatal hypoglycemia is a common problem, and as a result, the neonates can have a long-term and short-term, both short-term and long-term morbidities and some complications, neurodevelopmental delay, and it's the nurse's responsibility to prevent this condition and to manage as far as possible by early identification on the priority basis. So thank you, everybody. So for my presentation, I will now share my slides. So management of neonatal hypoglycemia, I not go in details about that. Objective of my presentation, I'm not good in Marathi, I'm not good in Hindi also. I will speak somehow in Hindi and English. I think after this presentation, participants of this webinar will review their knowledge on neonatal hypoglycemia. आपको मेरा मालूम है, those are working in the SNCU and neonatal care units, they have some knowledge on neonatal hypoglycemia. I think after this presentation, they will review their knowledge, and I think some of you will get some new knowledge also from this presentation. And आप लोग ये कौन सा बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकते, नियोनेट्स एट रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, आप ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे। आप कैपिलरी ब्लास्ट ग्लूकोज एस्टिमेशन बाय ग्लूकोमीटर कैसे करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये आप ठीक से परफॉर्म कर सकेंगे। आप करते हैं, लेकिन थोड़ा और थियोरिटिकल होने से थोड़ा प्रिकॉशंस लेके ये परफॉर्म कर सकेंगे और आप हाइपोग्लाइसीमिया मैनेज कर सकेंगे। So my presentation, I will cover some points. मैंने डिस्कस करूंगी डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, एंड कौन बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकते हैं, दैट इज नियोनेट्स एट रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, एंड इटियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। उसके बाद और स्क्रीनिंग कैसे करना है, कौन सा टाइम पर करना है, वो हम थोड़ा एक वीडियो दिखाएंगे, और ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए ग्लूकोमीटर यूज करके एक वीडियो दिखाएंगे। ये श्रीधर सर का वॉइस है उसमें। सो आई थिंक यू विल गेट गुड आइडिया एंड गुड व्यूज ऑफ दैट पॉइंट, दैट प्रोसीड्योर। उसके बाद हम मैनेजमेंट कैसे करना है, और हाइपोग्लाइसीमिया का प्रोग्नोसिस क्या है, फॉलोअप कैसे करना है, और नर्सेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रिवेंशन और मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। तो पहले मैं एक केस हिस्ट्री आपके पास भेज करती हूँ। तो एक बेबी ट्रायज में आया है, ए टर्म नियोनेट ऑफ ए प्राइमरी मदर हैविंग बर्थ वेट ऑफ 1950 ग्राम ब्रॉट टू द एसएनसीयू ऑन द ट्रायज ऑन डे 3, and the baby is having complaint, poor feeding, lethargy, cold to touch and abnormal movements of the limbs. On examination हम लोगों ने मिला उसको that body temperature 35.8 degree, heart rate 170 beats per minute, that means tachycardia है, SpO2 normal 93%, CRT normal, it is less than 3 seconds, that is 2 seconds, but blood glucose, capillary blood glucose is 20 milligram per dl. So what problems are present in that baby?
in this baby. So हम लोग क्या देखा, बच्चे को ओजन है 1950 ग्राम बर्थ वेट. सो बेबी लो बर्थ वेट है, लो बर्थ वेट हो प्राइमरी मदर अच्छे से बच्चे को पिला नहीं पाए, इसलिए पोर फीडिंग हो गया डे 3 को, एंड लेथर्जी हो गया, कोल्ड टू टच मीन्स बच्चे को हाइपोथर्मिया भी हो गया, और एबनॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ लिम्स मीन बच्चे को सीजर हो, सीजर का जो डेफिनेशन नहीं है, तो एबनॉर्मल मूवमेंट्स हम लोग इजी में बोलते हैं कि बच्चे का अच्छा से बड़ी घर का जो आदमी आते हैं वो बोलते हैं कि बच्चे से हाथ और पैर में कैसा अद्भुत मूवमेंट हो रहा है. तो एबनॉर्मल मूवमेंट इट इज एक्चुअली ड्यू टू सिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया, इट्स सीजर्स ड्यू टू सिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया. और बच्चे को हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया है, दैट्स टेम्परेचर 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड, टैकीकार्डिया है, एंड ब्लड ग्लूकोज बहुत कम है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज 45 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा होना चाहिए. बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया है, तो बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया के साथ हाइपोथर्मिया भी है, तो देखना है ये ऐसा प्रॉब्लम हम कैसे मैनेज कर सके. तो हमको याद करने होगा कि याद रखने होगा कि न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया इज द मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम इन न्यूबॉर्न बेबीज. बच्चे को ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होता है ड्यू टू डिलेड और फॉल्टी फीडिंग. और जो बच्चा हाइपोथर्मिया है और जिसका हाइपोक्सिया है वही बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है. ये तीनों प्रॉब्लम हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया और हाइपोक्सिया इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक होने से और दूसरा भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे को कंटिन्यूअसली ग्लूकोज चाहिए एज वाइटल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एनर्जी. ग्लूकोज इज द वाइटल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एनर्जी एंड रिक्वायर्स कंटिन्यूअसली फॉर न्यूनेट्स. ड्यू टू डिलेड फीडिंग ग्लूकोज कम होने से बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होता है. ग्लूकोज ऑलवेज बच्चे को नॉर्मल फंक्शंस ऑफ ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन के लिए चाहिए. तो ग्लूकोज कम होने से बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम, ऑल वाइटल ऑर्गन्स कैन बी अफेक्टेड. सो इसलिए इसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है और अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके मैनेज भी करना है. इसलिए बच्चे को ओरल फीड ठीक से देना है, और जो बच्चा सीक है उसको आईवी फ्लूइड कंटिन्यूअस में देना है, और दोनों रूट में हम लोग बच्चे को ग्लूकोज दे सकते हैं, बाय फीड और बाय आईवी फ्लूइड. ये एक चीज याद रखना है कि हम लोग सिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया के लिए बच्चे जब हमारे पास आते हैं हम लोग जल्दी आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज कर सकेंगे. लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया, बेबी समटाइम्स कम विथ एसिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया विदाउट एनी सिम्टम्स. बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है ड्यू टू पुअर फीडिंग एंड अभी मेनी अदर कंडीशन. So that's why we have to screen and monitor the baby's condition, especially those are sick. So we have to monitor to find out and identify the asymptomatic hypoglycemia, and we have to manage them promptly to prevent the long-term complications, even the short-term complications also. So हम लोग को what do we mean by neonatal hypoglycemia? What definition is usually used for the neonatal hypoglycemia? बहुत सारे ओपिनियन है न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के डेफिनेशन के लिए. तो मैंने ये जो डेफिनेशन इधर प्रिंट किया, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर का जो गाइडलाइन है उसमें से ले गया. WHO भी रिकमेंडेड करते हैं कि जब बच्चे को ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 45 मिलीग्राम पर डीएल होता है, जो भी बच्चे को ये होता है, तो हम लोग उसको न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया डिफाइन करते हैं. और ऐसा देख के हम लोग मैनेज भी करते हैं जब ब्लड ग्लूकोज 45 मिलीग्राम से नीचे हो जाता है. तो क्या क्या टाइप्स होता है न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के लिए. मैनेजमेंट के लिए हम लोग इट वेरी इजी टू मैनेज. बेबी को सिम्टम्स है कि नहीं एसोसिएटेड और एसिम्टम है कि नहीं, और सिम्टम्स प्रेजेंट है और नहीं है, ये देख के हम लोग टाइप्स क्लासिफाई करते हैं कि एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया. Other than these, the neonatal hypoglycemia can be classified as resistant or persistent hypoglycemia. Commonly, we are managing as symptomatic and asymptomatic hypoglycemia, but sometimes we get as refractory or resistant hypoglycemia, and that is indicated when there is requirement of GIR, means glucose infusion rate, or dextrose infusion more than 12 milligram per kg per minute. एसिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया जब हम लोग मैनेज करते हैं तो इंक्रीज करते करते जब उसका
ग्लूकोज रिक्वायरमेंट और GIR 12 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट से ज्यादा चाहिए, वो दैट कंडीशन को हम लोग रिफ्रैक्टरी और रेजिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और एक क्लासिफिकेशन है पर्सिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया। persistent hypoglycemia का मतलब है it is indicated with the presence of hypoglycemic state beyond 1 week despite adequate management। हम लोग ठीक से हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेज करते हैं, मॉनिटरिंग करते भी है और एसोसिएटेड कंडीशन एनी इलनेस उसका भी मैनेज करता है, लेकिन despite adequate management, if the baby is having persistent hypoglycemic state beyond 1 week, एक हफ्ता से ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया बेबी को रहते हैं, तो उसको हम लोग persistent hypoglycemia कहते हैं। तो mainly we are managing as asymptomatic or symptomatic, or sometimes we got it as a refractory or persistent hypoglycemia। कौन सा बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है? सभी बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उसे भी हम लोग को याद करने होगा कौन सा बच्चा एट रिस्क पर है हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। जो प्रीटर्म और लो बर्थ वेट बच्चा जिसका बर्थ वेट लेस देन 2000 ग्राम होता है, उसको हम उस बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, इसलिए उसको मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग करने पड़ेगा। और जिस बच्चा का मदर का डायबिटीज है और जिस बच्चा लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज है और स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, वही सब बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और जो बच्चा सिक है और ड्यू टू इलनेस स्पेशली लाइक पेरिनेटल एस्फिक्सिया, हाइपोथर्मिया, कोल्ड स्ट्रेस, पुअर फीडिंग, delayed feeding or sepsis, shock, respiratory problem, special all type of respiratory distress, mild, moderate, severe, और the baby को जब पॉलीसाइथेमिया होता है तब भी बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और एक कंडीशन है बेबी का इलनेस के हिसाब से, जब हम लोग बच्चे को ओनली इंट्रावेनस फ्लूइड देके मैनेज करते हैं, ओरल फीडिंग नहीं देते, इंटरल फीडिंग, गैबेज फीडिंग और पालाडी फीडिंग कोई भी नहीं देते, ओनली IV फ्लूइड जब देते हैं तो बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ओनली IV fluid cannot maintain the glucose level of the baby, so we have to take precautions. Those babies are predominantly on intravenous fluid. We have to prevent hypoglycemia. For that also we have to assess the blood glucose level and we have to manage accordingly. जो बच्चा कोल्ड एनवायरमेंट में है और जो बच्चा बहुत टाइम से वेट रहते हैं, उसको भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। During nursing care in the ICU, even with the mother in the postnatal ward, baby can have these problems like in the winter month, cold environment, and those if the mother is sick or there is no assistant to the mother, baby can remain wet for a long time. That time with that condition, baby can have the hypoglycemia. So you can see it's a very sick baby from the face, the picture is not good. So very sick baby and with the hypoglycemia. So we have to identify, and with the some features also we can identify the baby can have illness, and also along with the illness the baby can have the hypoglycemia. The small babies, very small babies, preterm babies and large babies, if they are not clothed properly, that time baby can have hypoglycemia due to hypothermia and other associated illness. And the large baby can have hypoglycemia. I have given a picture from this picture was given in the media. The 7.5 kg at birth weight. This is the largest baby in the world registered at birth. So this type of big baby can have hypoglycemia. So we have to screen and monitor them. And small baby, just you can find this baby is just a little bigger than the small mobile phone. So this type of small baby also can have the hypoglycemia, this problem. So we have to prevent that. Our nursing responsibility is to prevent the hypoglycemia of this at-risk baby. So what are the etiology of neonatal hypoglycemia? This is really little difficult. So, but you have to keep in mind these few things. That is, I have not given details of pathophysiology, but few important points I have highlighted here. So, जो बच्चा प्रीटर्म और IGR है उसका ग्लाइकोजन स्टोर लिमिटेड है, तो जिसका ग्लाइकोजन स्टोर लिमिटेड है उसका हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और जो बच्चा एस्फिक्सिया और पेरिनेटल स्ट्रेस और स्टार्वेशन में मदर उसको ठीक से दूध पिलाया नहीं, ओवर फीडिंग और डिलेड फीडिंग किया, तो उसका ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीशन होता है, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया होता है। और जिसका ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज्ड होता है,
In case of hyperthermia, like in hot summer season, or if the baby is having fever due to infection or any other cause, in hypothermia, polycythemia, sepsis, growth hormone deficiency, in these conditions, glucose utilization is increased. In that condition also, hypoglycemia may occur. And decreased glucogenolysis and decreased gluconeogenesis or decreased use of alternative fuels in case of inborn error of metabolism or adrenal insufficiency, though these are not that common, but this can happen and lead to neonatal hypoglycemia in the newborns. And in another condition, that is persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infant, in that condition also newborn can have the hypoglycemia. So what are the symptoms of neonatal hypoglycemia? So from newborns का ये एक अच्छी चीज है कि उसका सभी symptoms सभी condition में मिलेंगे. So there is no specific symptoms or characteristic clinical features of neonatal hypoglycemia. It can mimic any illness. So जब बेबी हाइपोथर्मिया लेके आता है, जब बेबी सेप्सिस लेके आता है, तब भी ये सिम्टम्स उसको दिखाई देंगे. तो कॉमन सिम्टम्स आर बेबी कैन हैव पुअर फीडिंग, lethargy, limpness or flaccidness, weak cry, not looking well. Previously baby was good, but now not looking well, some abnormal looking. Baby can have irritability and high pitched cry due to irritation, and tachycardia, hypothermia, cyanosis, dusky color, poor respiratory effort due to poor energy source or respiratory problem, apnea, even tachypnea हो सकता है, और हाइपोटोनिया हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया के लिए. और बच्चे को जिटरीनेस हो सकता है. जिटरीनेस इज ट्रिमर लाइक मूवमेंट्स. Sometimes it not be caused by some major pathological changes, but excessive jitteriness can be due to hypoglycemia. So we have to find out the cause of jitteriness. Baby can have the tremor, seizures, and coma. Seizures in case of hypoglycemia is a common problem. So symptomatic hypoglycemia can have this type of problem. So that's why we have to find out these presence of these symptoms before the management. So the recommended time of screening time, I don't know, some pictures is coming, I don't know what any line drawing is there, I don't know what, from where it came. Okay, so I'm continuing. The screening time of for hypoglycemia at risk neonates for hypoglycemia, there is a recommended schedule. So screening is done by estimation of capillary blood glucose, and the purpose of screening or monitoring is to anticipate hypoglycemia. कौन बच्चे को hypoglycemia हो सकता है, ये हम लोग इसलिए हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं. इसके बावजूद the prevent of symptomatic hypoglycemia, because symptomatic hypoglycemia produces more brain injury. So we can by screening we can anticipate hypoglycemia and we can prevent symptomatic hypoglycemia. स्क्रीनिंग का जो रिकमेंडेड टाइम है वो 2 आवर्स, 6 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स एंड 48 आवर्स ऑफ एज. एंड इफ इंडिकेटेड, इफ एट 48 आवर्स ऑफ एज आल्सो बच्चे को ब्लड ग्लूकोज लेवल कम दिखाई देती, तो अब 72 आवर्स में भी फिर वो स्क्रीनिंग करने होगा. सो ये एक वीडियो मैं दिखाऊंगी, डोंट नो वेदर इट विल कम. কাজ করে জানলা খুলে তো গরম লাগছে. Okay.
It could be Alwas Vimutra. Ma'am, can you stop the share screen and again share the screen? Then these lines will be gone. I think someone is writing on this screen. So you can stop share, then again share the screen. Okay, after video. Yes. Video is not running. Share screen पे कितनी देर? नाम देखा था मैं ये जा So thank you, Dr. Sridhar and the AIMS team for this wonderful video. I think this will help the performer to practice in their clinical field in a better way. And I will just highlight again some precautions during CBG estimation by the heel prick using glucometer. I will just highlight some points and I will re-emphasize on that. So हम लोग को क्या करने हैं CBG estimation करने के लिए heel prick करने के टाइम तो हैंड हाइजीन मेटिकुलस हैंड हाइजीन हमको मेंटेन करने होगा तो टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड ग्लूकोमीटर को जो रिएजेंट स्ट्रिप हम लोग यूज करते हैं उसको एक्सपायरी डेट हम लोग को चेक करने होगा कि एक्सपायरी है कि नहीं और पेन रिडक्शन के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं like 2 drops of breast milk we can give or we can hold the baby's hand, we can give the support to the baby or if available like sucrose drop or dextrose drop can be given to the baby's mouth before the heel prick because heel prick is a very painful procedure. So to reduce the crying of the baby, pain reduction should be practiced. Already it is highlighted जो heel वार्म है कि नहीं ये देखने होगा जब कोल्ड होता है तो उसको कोल्ड रहते हैं तो उसको रिवार्म करने होगा स्किन प्रिपरेशन 70% अल्कोहल स्वाब देके सर्कुलर मोशन के हिल प्रिक एरिया प्रिपेयर करने होगा ड्राई करने होगा वो जगह और कोविडोन आईडी नहीं यूज करना नीडल स्टिक करना है कि पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द हिल प्रिक अवॉइड सेंट्रल पोर्शन पर हिल प्रिक अवॉइड करना है लैंसेट और नीडल वी कैन यूज 26 गेज नीडल वो स्टेराइल होना चाहिए नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है हिल प्रिक एरिया पर और यूजुअली some glucometer recommendations are there for CBG estimations in some glucometer we can discard the first drop of blood and second drop of blood in the test strip we can take and that will give the more better results and no there will be no fallacious result due to contamination of alcohol or any other things. So now I'm highlighting the management of
hypoglycemia. Mainly first I will discuss about the asymptomatic neonatal hypoglycemia को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। पहले सभी बच्चे को हम लोग रेडिएंट वार्मर के नीचे उसको प्लेस करेंगे, मेंटेन नॉर्मोथर्मिया एंड मेंटेन वार्मथ। उसके बाद पोजीशनिंग भी करेंगे और उसको बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर देके हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटर करेंगे। जब SpO2 90 से नीचे है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी देने होगा, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी। इसके बाद हम लोग जब IV चैनल करना है कि नहीं, ब्लड ग्लूकोज देख के ब्लड ग्लूकोज प्लाज्मा ग्लूकोज के लिए लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल भेजना है, क्योंकि जब हम लोग टोटल ब्लड ग्लूकोज कैपिलरी ब्लड में जब चेक करते हैं तब भी प्लाज्मा ग्लूकोज सेपरेटली वी कैन चेक टू गेट द मोर एक्यूरेट रिजल्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, उसके ऊपर हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 25 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम पर DL से ज्यादा होता है, इसका मतलब 26 से 44 मिलीग्राम जब ब्लड ग्लूकोज रहते हैं तब तो हम लोग और बेबी ब्रेस्ट फीडिंग ले सकते हैं और ओरल फीडिंग ले सकते हैं, तो बेबी के हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग देंगे और EBM एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क और टॉप फीडिंग देके 20 और 30 ml फीडिंग हम दे सकते हैं। ये फीडिंग देने के 1 घंटे के बाद फिर ब्लड ग्लूकोज चेक करना है। 1 घंटे के बाद फीडिंग देने के 1 घंटे के बाद जब ब्लड ग्लूकोज 45 मिलीग्राम पर DL और मोर हो जाता है, तब हम लोग मदर को इनकरेज करेंगे कि फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग देने के लिए और ब्लड ग्लूकोज एवरी 6 आवर्ली मॉनिटर करने होगा। जब ब्लड ग्लूकोज 45 से फीडिंग आफ्टर फीडिंग आफ्टर 1 hour, if the blood glucose is still less than 45 milligram per DL, then dextrose infusion start करने होगा with GIR 6 milligram per kg per minute। ये एसिम्प्टोमेटिक का मैनेजमेंट है। लेकिन जब 25 से नीचे हो जाता है एसिम्प्टोमेटिक न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे को, capillary blood glucose level is 25 milligram or less, then we will treat the condition as a symptomatic hypoglycemia, because 25 is very less, so we have to manage that baby as a symptomatic hypoglycemia with the standard protocol. Or if the blood glucose is 25 milligram or less, even after 1 hour of feeding, initially baby को 25 और उसके नीचे होने से हम लोग ट्रीट करेंगे सिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया के प्रोटोकॉल से। और आफ्टर 1 फीडिंग देने के बाद 1 घंटे के बाद फिर हम लोग जब देखेंगे कि बच्चे को जब 26 से 44 मिलीग्राम का अंदर रहते हैं पहले, उसके बाद फीडिंग देने के बाद वो 25 से नीचे 25 और उससे नीचे हो जाए, तो तब भी हम लोग उसको सिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया के प्रोटोकॉल से मैनेज करेंगे। ये सिंपल प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल सभी एसएनसीयू में होना चाहिए। और you can use other protocol, but that should be a standardized protocol. For the other protocol be there, but for the government of India, I have taken this protocol from the government of India facility based guideline. I think we should practice this protocol. जब बच्चे को सिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया होता है, like the case study I have presented, the baby was having abnormal movement, means बेबी को सीजर हो रहा है, तब कैसे हम लोग वो बच्चे को मैनेज करेंगे। तो बच्चे को उस बच्चे को भी हम लोग फर्स्ट मेंटेन वार्मथ फॉर नॉर्मोथर्मिया, बच्चे को रेडिएंट वार्मर का नीचे प्लेस करेंगे और बच्चे को पोजीशनिंग करेंगे, बच्चे को बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर देके हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटर करेंगे। SpO2 90% से नीचे हो तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देना होगा और IV लाइन जल्दी जल्दी करना है। और कोई IV लाइन करने का टाइम ब्लड सैंपल लेबोरेटरी में प्लाज्मा ग्लूकोज के लिए भेजना है। और IV लाइन करने के बाद 10% डेक्सट्रोज बोलस देने होगा 2 ml per kg of body weight, IV slowly over 1 minute. This is standard management protocol for symptomatic neonatal hypoglycemia. ये बोलस देने के बाद भी जल्दी जल्दी से ग्लूकोज डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन स्टार्ट करने होगा विथ ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट एट द रेट ऑफ 6 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट। ओनली बोलस देने में नहीं मैनेजमेंट होगा, बोलस देने के बाद मेंटेनेंस डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन भी स्टार्ट करने होगा 6 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट हिसाब से। और जल्दी से हम लोग IV लाइन जब कर नहीं पाएंगे, इफ एन IV लाइन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड क्विकली,
then we can give OG2 feeding with 10% dextrose at the same calculated amount at the rate of 2 ml per kg of body weight. So जो IV नहीं दे पाएंगे वो gastric OG tube में भी वही 10% dextrose same amount they can give. And after that, after giving the bolus and starting maintenance fluid, after 30 minutes of that condition, that management, we have to check the blood glucose. These findings we have to will help us to manage further. So after 30 minutes, if the blood glucose level is 40 milligram per dl or more, that means baby is normoglycemia. तो hypoglycemia का manage हम कर सके तो अब हम लोग वही बच्चे को oral feeding start कर देंगे और blood glucose monitor करेंगे every 6 hours. लेकिन after 30 minutes of that maintenance bolus and maintenance fluid, if the blood glucose is less than 45 milligram per dl, then we have to increase GIR by 2 milligram per kg per minute as required. So kaise initially if to 6 milligram per kg per minute we have started, then we have to increase initially by then from 6 to 8 milligram per 2 milligram per kg per minute we will increase. So that will be 8 milligram per kg per minute. Then after 30 minutes or after monitoring the baby's condition, we can increase 8 milligram per kg per minute, then 10 milligram per kg per minute, even we can increase up to 12 milligram per kg per minute, and that indicates the refractory hypoglycemia. And every 30 minutes, we have to check the blood glucose and we have to manage accordingly, and we have to take the decision for the management. But if the blood glucose remains 45 milligram per dl for more than 24 hours, means for more than 24 hours, we are every 6 hours, that means we have monitored. So that means 4 times we have monitored and baby is having normal blood glucose 45 milligram per dl. Then we will gradually reduce the GIR. Last of all, for the management, if the baby received 10 milligram per kg per minute, then we will gradually reduce. Then from 10 we will reduce to 8 milligram per kg per minute, then we will reduce to 6 milligram per kg per minute. Even we can go beyond that, 4 milligram per kg per minute also we can give, depending upon the baby's blood glucose level. And when the baby is normoglycemic, we will start oral feeding and monitor blood glucose as per protocol. One thing we have to keep in mind that jab refractory hypoglycemia means GIR requires more than 12 milligram per kg per minute, then the baby requires injection hydrocortisone, that is 2.5 milligram per kg stat intravenous. And जब बच्चे को रिफ्रैक्टरी हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइड्रोकॉर्टिजन देने के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बच्चे को करने होगा कि फर्दर मैनेजमेंट टू फाइंड आउट द कॉज एंड वी हैव टू मैनेज दैट कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर कॉज. One thing we have to keep in mind that maximum strength of dextrose that can be given neonates through peripheral vein is 12.5% only. जब हम लोग peripheral vein में जो IV कैनुला करते हैं उसमें हम लोग 12.5% dextrose concentration में दे सकते हैं. उससे ज्यादा बेबी को dextrose परसेंटेज में चाहिए तो तब central venous catheterization करने होगा. More than 12.5% dextrose should be always given through central venous catheterization. Otherwise, baby can have the complications in the peripheral veins, and some that will not be effective also, or further another complications may arise. So there are calculation of glucose infusion rate. There are simple equations of formula. Anyone can do that. So GIR is calculated with a formula that is dash ml per kg of body weight into dash percentage of dextrose into 0.007 equal to dash milligram per kg per minute. How we are calculating? Just I am giving you an example. A baby born with the birth weight less than 1500 gram. So baby requires on the day 1, baby requires 80 ml per kg of body per kg of fluid per day in for that particular 24 hours. And on the day 1, baby requires 10%. So you can find out these 80 and 10% dextrose on day 1 we are giving to the baby, and so 80 into 10 into 0.007, it comes 5.6 milligram per kg per minute. So the baby can get approximately 6 milligram per kg per minute GIR.
This calculation with this simple equation we can cross check. हम लोग ये जो कैलकुलेशन सिंपल इक्वेशन से करते हैं ना, उसको हम लोग क्रॉस चेक करते, रिकमेंडेड जीआईआर टेबल मिलता है हम लोगों को नियोनेटल मैनेजमेंट के लिए। नियोनेटल सभी थ्योरी बुक्स में ये मिलते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर गाइडलाइन है उसमें भी है। तो वो जो रिकमेंडेड टेबल है उसमें बर्थ वेट, डे ऑफ लाइफ और रिक्वायर्ड फ्लूइड वॉल्यूम ml per kg per day देखिए हम लोग उसमें कैलकुलेशन करके 10%, 20% और नॉर्मल सलाइन और स्टेराइल वाटर मिक्स करके जो जीआईआर कैलकुलेशन कितना कितना देना है, ये रिकमेंडेड टेबल है। हम लोग उसमें भी चेक करके कैलकुलेशन करके जीआईआर बेबी को दे सकते। So now I will highlight about the frequency of blood glucose estimation after blood glucose returns to normal. जब बच्चे को नॉर्मल हो जाता है ब्लड ग्लूकोज, तब कितने टाइम इंटरवल में ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन करना है, क्योंकि ये हील प्रिक भी पेनफुल है, ये एसेप्टिक टेक्निक नहीं होने से इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए they are also standard guideline. So if the baby is receiving IV fluid for any reason, we have to continue blood glucose estimation measurement every 6 to 8 hours as long as the baby requires IV fluid. बच्चे को किसी भी कारण के लिए IV fluid देना है, तो तब बच्चे को 6 to 8 hours के लिए blood glucose estimation करना ही होगा। जब बच्चे IV fluid बच्चे को नहीं मैनेजमेंट के लिए नहीं देना है, तो तब blood glucose will measure every 12 hours for 24 hours. 2 times we will estimate the blood glucose level. देन ब्लड ग्लूकोज जब नॉर्मल हो जाता है तब डिसकंटिन्यू कर देंगे, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन फर्दर नहीं करना है। और ब्लड ग्लूकोज जब 45 मिलीग्राम पर डीएल से कम हो जाता है तब तो हाइपोग्लाइसीमिया का जो प्रोटोकॉल मैंने बोला, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, और स्पेशली इट विल बी सिम्टोमेटिक ओनली, सो उस प्रोटोकॉल से मैनेजमेंट करने होगा। सो आईवी फ्लूइड देने, जब जो बच्चे को आईवी फ्लूइड मिलता है उसको 6 to 8 आवरली ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। जिसको आईवी फ्लूइड नहीं है वो नॉर्मोग्लाइसेमिक है, 2 टाइम्स करने के बाद 24 आवर्स में 2 टाइम्स करने के बाद नहीं करना है। So this is one of the most important nursing responsibility is the prevention of neonatal hypoglycemia. जो डिलीवरी रूम में है और जो पोस्टनेटल वार्ड में है और एसएनसीयू और एनआईसीयू जिधर भी काम करते हैं, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंशन इज मेनली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कैसे हम लोग ये प्रिवेंट कर सकते हैं? जो डिलीवरी रूम में है उसको मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 hour of birth irrespective of mode of delivery. As early as possible we can do, but especially for the cesarean section it should be done within 1 hour of birth if both mother and baby are not sick. So after cesarean section also we have to start the initial breastfeeding. We have to initiate the breastfeeding within 1 hour of birth, and that helps to prevent neonatal hypoglycemia. And another important activity is early skin to skin contact between mother and baby uninterrupted for at least 1 hour immediate after birth in the delivery room or in the obstetrics OT if the baby is having no problem. So with this skin to skin contact we will be able to prevent hypothermia, and that will prevent the hypoglycemia. And in the postnatal ward, पोस्टनेट जब बच्चा माँ के साथ पोस्टनेटल वार्ड में रहते हैं तब भी उधर बच्चे को वार्मथ मेंटेन करने होगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देने होगा। तो कोलेस्ट्रॉल फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट 2 days, and transitional milk feeding should be given. Usually mothers complain that they do not have enough milk. फर्स्ट 2 दिन माँ बोलते हैं कि उसका ज्यादा दूध होता ही नहीं, तो इसलिए वो लोग कोलेस्ट्रॉल फीडिंग देते नहीं। इसलिए on the third day baby can have the hypoglycemia, especially the primary mother, and if the baby is low birth weight or if baby is having some problem, that time this hypoglycemia can occur in the postnatal ward. So another responsibility that's so in the postnatal ward, nursing personnel should give emphasis on warmth and exclusive breastfeeding. Another responsibility is early identification of neonatal problems and danger sign and prompt management of illness. जब भी बच्चे को कोई इलनेस होता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके और प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट करने के बाद बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस कम होता है। तो ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वी हैव टू प्रिवेंट, देन वी विल बी एबल टू reduce the complications due to neonatal hypoglycemia. So what are the prognosis and follow-up care required for the baby who are having neonatal hypoglycemia?
हाइपोग्लाइसीमिया, जो बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ उसको ब्रेन इंजुरी हो सकता है। ब्रेन इंजुरी के लिए लॉन्ग टर्म न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होता है, मेनली सीजर हो सकते हैं, डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, विजुअल प्रॉब्लम होता है और कॉग्निटिव डेफिसिट होता है, हियरिंग लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए जो बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है न्यूनेटल पीरियड में, उसको जरूर फॉलोअप करने होगा न्यूरो डेवलपमेंटल स्टेटस असेसमेंट एंड अर्ली इंटरवेंशन के लिए एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। अर्ली स्टिमुलेशन और इंटरवेंशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर दिस। जो बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है उसको असेसमेंट करना है और अर्ली स्टिमुलेशन और इंटरवेंशन देना है डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर के लिए। तो इसलिए कि बच्चा जब एसएनसीयू में है, डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर लाइक कैंगारू मदर केयर, प्रोटेक्टेड स्लीप, बेबी फ्रेंडली एनवायरनमेंट, infection prevention, gentle handling, activity of daily living in the cluster care strategies, these we have to follow and these we have to teach the mother. माँ को यही सब हम लोग सिखा पाएंगे तो घर में जाके माँ और डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर प्रैक्टिस करेंगे। वो जब इंटरवेंशन होगा तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल डिले और डेवलपमेंटल आउटकम डिले प्रिवेंट कर सकेंगे, डेवलपमेंटल आउटकम बेटर होगा। इसलिए फॉलोअप केयर इज वेरी एसेंशियल। बच्चे जब डिस्चार्ज हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिक बच्चा, तब वो उसको फॉलोअप केयर को जो शेड्यूल है, लाइक ऑल एसएनसीयू आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम एसएनसीयू वी आर हैविंग ए फॉलोअप शेड्यूल। हम लोग वो घर का जो फैमिली मेंबर्स है उसको हम अच्छा से समझा देंगे कि फॉलोअप किस बहुत जरूरी है ये बच्चे को लिए। तो 1 महीना को फॉलोअप corrected 1 month of corrected age vision evaluation is very important because बच्चे को विजुअल प्रॉब्लम हो सकता है। तो 1 महीने करेक्टेड एज में जब विजुअल प्रॉब्लम हम लोग असेस कर सकेंगे और अर्ली इंटरवेंशन भी कर सकेंगे। और इसके बाद 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने और 18 months ऑफ करेक्टेड एज में भी बच्चे को रेगुलर फॉलोअप करने होगा एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम, विजन एंड हियरिंग, उसको असेसमेंट करने होगा। अर्ली इंटरवेंशन और स्पेसिफिक इंटरवेंशन फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी हैव टू प्रिस्क्राइब एंड वी हैव टू मैनेज, otherwise the baby can have the long term problems. So what are the nursing responsibilities overall for the neonatal hypoglycemia? We can just according to the nursing process format, and this is our nursing process format. So first responsibility is assessment and problem identification, then planning for nursing intervention for the particular problem, and then implementation of nursing intervention and evaluation of nursing intervention for further management. So assessment और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग को क्या करना है कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं उसको जो इलनेस है उसको हिस्ट्री कलेक्शन करने होगा, बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व करने होगा, बच्चे से एग्जामिन करने होगा फॉर क्लिनिकल प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, और बच्चे को रिकमेंडेड टाइम शेड्यूल फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट करने होगा। और फाइंडिंग्स के साथ जो फाइंडिंग्स मिलता है उसके ऊपर हम लोग हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी प्रॉब्लम। बच्चे को जो प्रॉब्लम ज्यादा है उससे हम मैनेजमेंट पहले करेंगे। प्रायोरिटी प्रॉब्लम से बच्चे को वार्मथ मेंटेन करने होगा अंडर रेडिएंट वार्मर, and monitoring by pulse oximetry should be done. If the saturation is less than 90%, so oxygen therapy should be given, and circulation assessment we have to done, CRT we have to check, blood glucose we have to check, and IV access we have to done. उसके बाद 10% glucose for hypoglycemic baby and dextrose infusion with aseptic technique, and if there is mixing of fluid we have to give the we have to maintain strict aseptic technique to prevent infection, and CBG monitoring करने होगा, वाइटल साइंस भी मॉनिटरिंग करने होगा। रेगुलर मॉनिटरिंग चार्ट में जो स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग चार्ट जो यूनिट में जैसा है वो मॉनिटरिंग करने होगा, और सभी वो जो प्लानिंग और जो हम लोग करते हैं उसको रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग करने होगा। Implementation on the priority problem based we have to do the nursing intervention, and after nursing intervention हम लोग क्या किया, कैसे बच्चे को इम्प्रूव हुआ कि बच्चे को डिटोरिएट हुआ, ये देख के इवैल्यूएशन करके फर्दर मैनेजमेंट प्लान करता है और लॉन्ग टर्म फॉलोअप केयर भी प्लान करने होगा। तो मेरा ये प्रेजेंटेशन पर मैंने मेरा जो डिस्कशन किया, मेरा की मैसेज है याद करने होगा
कि hypoglycemia is a common problem in preterm low birth weight sick neonate and also in case of infant of diabetic mother, also for the at-risk babies, and it's a preventable problem. We can prevent this. So for that, for prevention of hypoglycemia, early initiation of breastfeeding within 1 hour of birth and frequent breastfeeding helps to prevent neonatal hypoglycemia. And for this early initiation and exclusive breastfeeding, mothers need regular counseling and physical support, not only counseling. We have to give, हम लोग को मदर के पास जाके माँ को सपोर्ट करना है, असिस्ट करना है for the successful and effective breastfeeding. We have to support the mother for correct positioning. We have to support the mother for attachment, good attachment. We have to assess the adequacy of breastfeeding. Then only we will be able to prevent the hypoglycemia. So our another responsibility कि early identification of neonatal hypoglycemia. हम लोग 24 hours बेबी के पास हम लोग रहते हैं, तो हम लोग फीचर्स देख के और स्क्रीनिंग करके मॉनिटरिंग करके अर्ली आइडेंटिफाई करने होगा हम लोगों को, और न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया आइडेंटिफाई करके प्रॉम्प्ट इनिशिएशन ऑफ मैनेजमेंट करने होगा. Then only we will be able to promote neurodevelopmental outcome of the infant with intact survival. क्योंकि कोई माँ और फैमिली नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को विजुअल प्रॉब्लम हो, उसका बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम हो, उसका बच्चे को बुद्धि ठीक से नहीं होता, कॉग्निटिव डेफिसिट हो, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. तो ये हम लोग जब बच्चे को केयर देते हैं, हमारा overall aims is to promote the intact survival with better neurodevelopmental outcome and physical growth and development. So with this preventive approach and early identification of this problem, we can reduce the problem of neurodevelopmental delay and problems related to intact survival. Thank you for your attention. I'm not good in Hindi, and so I have tried my best. I think with this presentation, I think you will get some ideas and you will motivate yourself and you will do better for the sick newborns and at-risk newborns, and for the better neurodevelopmental outcome and better growth and development, and for the better health of our future citizens. Thank you, everybody. Thank you, all participants. Thanks, the organizers. I think participants were not able to see the video. Video. Yeah, can you again replay that? Okay, I'll so you have to share the screen of this video again. Okay. Not able to see, ma'am. Not able to see? Yeah, no. I think you have to share the screen again. That video is opening in another window, I think. So that's why it's not. Another window? I think it will not be. The share, you can just click the share button and you will see the another window on your laptop. स्टाफला काही प्रश्न असतील तर त्यांनी विचारावे हिंदीमध्ये, मॅडम उत्तर देतील. Yes, ma'am. Right. It is coming. Yes. You can restart it from first. अच्छा, तो नीचे থেকে शुरू करो. Voice is not coming. I think some issue is there. I will share this video with the participants. Okay.
whether it is audible. No, ma'am. I will share this video. I think Yes. it is available on. Okay, I think. I will share it. काही प्रश्न आहेत का स्टाफला? त्यांनी अनम्यूट करा स्वतःला आणि विचारू शकता प्रश्न. काही प्रश्न आहेत का स्टाफचे? Yes, sir, Dr. Sunil sir, can I just say a few words? Yes, sir. Yes, sir. Ma'am, thank you. आपने इस पिछले आधे घंटे में बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर किया हमारे पूरे नर्सिंग कोलीग्स के साथ. आई थिंक थैंक यू. सभी को बहुत जरूरी ये चीजें याद रखनी है कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ skin to skin care and breastfeeding is the key, and the concept of at risk neonate, जो नॉर्मल 2.5 से 3.5-4 kg का नॉर्मल टर्म बेबी है, उसमें हम क्लोज नर्सिंग सुपरविजन प्रोवाइड करें. लेकिन जो एट रिस्क बेबीज हैं उनमें ये मॉनिटरिंग एक प्रोटोकॉल हर यूनिट के लिए और हर निकू के लिए डेवलप करें, ताकि हम इस हाइपोग्लाइसीमिया को बिफोर इट बिकम सिम्टोमेटिक रिकॉग्नाइज करें और अप्रोप्रिएटली मैनेज करें. आर देयर एनी क्वेश्चंस स्टाफ की तरफ से? कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई सवाल हो? Madam is an extremely experienced professional that is working in Calcutta and has had a lot of experience in teaching nurses and being part of lot of training teaching methods that have been developed. तो जो भी आपके मन में सवाल हो काइंडली पूछें. कृपा करून प्रश्न विचारा. तुम्हाला काय प्रश्न विचारायचे असतील तर, कारण त्याशिवाय म्हणजे मॅडम मी सर काहीतरी सेटिंग मध्ये आहे. मला वाटतं अनम्यूट करता नाही लोकांना स्वतःला. मी केलं इथून, पण मलाच अनम्यूट करता आलं नाही म्हणून तसं. सेटिंग मध्ये जर प्रश्न असेल तर विचारा. एक प्रश्न आहे, शिकायला मिळतंय, शिकून घ्या. वाय सेकंड ड्रॉप ओनली, असा एक प्रश्न आहे की वाय सेकंड ऑफ ड्रॉप ऑफ ब्लड टू बी टेकन, असा एक प्रश्न आहे. Second drop blood is taken because first drop, if the alcohol is not dried properly, there can have some fallacious results. So that's why some glucometer, not all glucometer company, some glucometer company giving that instruction that you drop the first, you discard the first one and you take the second one. One question is there, how to manage hypoglycemia at home if the hospital is little far? I can answer this question. One question is there at home. So if the baby is able to feed, baby can be given breastfeeding or Palardy feeding with the express breast milk. If the baby is having symptomatic hypoglycemia, the baby should be admitted in the hospital then and then for further management. At home, symptomatic hypoglycemia cannot be managed. Asymptomatic hypoglycemia can be managed. I think there is some sound, I think. सर्वांनी म्यूट करा. ज्यांना प्रश्न विचारायचे त्यांनीच फक्त अनम्यूट करा. You can write the questions. You can write the questions in the chat box. I can give the answer from the chat box also. At home, for asymptomatic management, breastfeeding or Palardy feeding or express breast milk feeding is the most important thing for the management. Hello. 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 Any question? Yes. विचारा. हाँ, hello. Good evening, ma'am. SDH म्हणून बोलते जळगाव मधून. Hello. Hello. I am hearing you. You can say your questions. You introduce evening, yourself. You good evening. You introduce yourself. You say your name. हाँ, मैम DH म्हणून बोलते हैं, कानड़े स्टाफ. Okay. मुझे What is your question? हाँ, कि एक मदर का मिल्क
Ideally, it is not recommended that one mother's milk should not be given to other baby. So baby breast milk is species specific, gender specific, and mother specific. Other mother's milk is not suitable for the baby. So it is better to take the own mother's milk. That's why we are now recommending mother's own milk, mom. So mother's own milk should be given. If the baby is not able to suck directly from the mother, then express breast milk from the mother can be given. Not from other mother. I will not recommend milk from other mother. I think you got your answer. डायबिटिक मदर रहती है डायबिटिक मदर, यस। हाँ, तो बच्चे का वेट ज्यादा है तो वो माँ का जब बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता तो उसको न्यूट्रिशन मेंटेनेंस के लिए कोई भी पिलाना होगा, कुछ भी अदर देन इफ द ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम द ओन मदर्स मिल्क, बच्चे को न्यूट्रिशन तो देना ही होगा। सो बच्चे को पिलाना होगा other milk also, any other milk, I will not say that what you will, I will emphasis on the own mother's milk only. Mother will express and mother will give, otherwise we have to manage by the other milk, with the other milk only. Hello ma'am, myself Rahul Kasare ma'am. Ma'am, hypothermia can cause hypoglycemia, like hypothermia, it's also called hypoglycemia. Hypothermia also can cause hypoglycemia. Yes, hypothermia can cause hypoglycemia, because during hypothermia baby used to warm own body using the glucose and own energy. So that time energy utilization increases. That for that reason only hypoglycemia can happen in hypothermic baby. Even in case of hypoxia baby also hypoglycemia can occur. Okay. Thank you ma'am. Thank you. Okay. Asymptomatic hypoglycemia can be identified only by screening or monitoring the baby by CBG estimation. One question is there, and we can use another site for blood sugar estimation. Other than HEAL, we can take the venous blood when we are doing the IV cannulation. That time we can use the venous blood for blood estimation, but other than HEAL, any other capillary site we are not using for the newborn. Only heel prick or directly from the venous blood. So that's why heel prick we are doing. So repeated heel prick, that's why prevention of hypoglycemia is very easy, but repeated heel prick, screening, monitoring is very difficult, because the small heel repeated prick can lead to the infection. So that's why this is a very common preventable condition. It is our responsibility to promote the feeding and to prevent the hypoglycemia. Asymptomatic, and then hypoglycemia persists more than 10 days. What is the next investigation? So we have to find out the related condition, like the why there is the glucose is less. There is so many congenital anomalies in inborn error of metabolism, glycogen store disease, even adrenal insufficiency like type. There are so many conditions where the persistent hypoglycemia. So even I have seen one endocrinal condition where there was glucocorticoid and mineralocorticoid secretions was not that much, so that the baby has endocrinal problem, baby have the symptomatic hypoglycemia for 1 month, and the baby was ultimately identified as the absence of pituitary gland. And after MRI only, we have identified, MRI findings shows that there was absence of stop of the pituitary gland, and the baby was identified as a absence of pituitary gland, and then hormonal replacement therapy was done for that particular baby. So persistent hypoglycemia, we have to, so that's a very lengthy, so many causes we have to find out. So that can be another presentation to treat the persistent hypoglycemia and to identify the cause of that condition. How relation between hypoglycemia and convulsion? Very good questions. One thing you have to keep in mind, glucose is the only one energy for the brain tissue.
So if there is hypoglycemia, there is brain functions is deprived, and that leads to abnormal discharge of the electric wave, and then convulsion or seizure may occur in the newborns. I think that you got your answer. One question I think one question I missed. I think it. How can we use IV dextrose mixed with breast milk to treat? No, it is not recommended. IV dextrose mixed with breast milk. If we cannot give, either we will give breast milk. So that's why express breast milk collection is also, that is also nursing responsibility. Express breast milk we have to collect, and then we have to feed with the express breast milk. Sometimes we can give top feed. We have to treat the condition. So if express breast milk is not available, it is recommended, and I have also highlighted in asymptomatic management the top feed we can give to treat this condition. Top milk also, top food we also. I think expert can, Dr. Sridhar can comment on this, because we are not recommending. We are not recommending another mother's milk. आपने बिल्कुल सही बताया मैम. It is mother's own milk, which is specific for the baby. Or for the baby. So either express breast milk, or if the baby is not getting express breast milk for mother, then we can give top feed, because we have to treat the condition. Ma'am, there is one question. एक question है कि normal babies में routine blood sugar monitoring करना चाहिए क्या? If there is any risk situation, then even the baby looks normal, baby is healthy. If any risk situation is there, that is suspected sepsis or clinical sepsis like that, that condition we can do 1 or 2 times. If 2 times is normal blood glucose, then we will not, even after 2, if the blood glucose is normal for 2 times, we will not do further. Or 1 time, then we will look for the 1 time it is normal, then we will look for the symptoms, or it is asymptomatic, then maximum we can do the 2 times. If it is 2 times normal blood value of blood glucose, then we will not, no need of repeated investigation, repeated screening or monitoring, because it's also, it can give the infection to the baby. Yeah, ये जो मैम ने बताया ये बहुत important है. Normal जो healthy babies हैं 2.5 to 3.5 या 4 kg, जिनमें अगर हमें अच्छी तरह से पता है कि माँ में कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, बेबीज एट रिस्क नहीं है. तो मैडम ने जो शुरू में बड़ी अच्छे से समझाया, एट रिस्क बेबीज वो हैं जो लो बर्थ वेट हैं, प्रीटर्म है, IUGR है, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर है, मदर को कोई मेडिकेशन जैसे कि मेटफॉर्मिन है, लेविट्रॉल है, या कोई भी बेबी जो सिक है, पेरिनेटल एस्फिक्सिया हुआ है बेबी को, IUGR बेबी है. इन बेबीज में हमें ये प्रोटोकॉल स्क्रीनिंग का जैसे बताया है मैम ने, 2, 6, 12, 24 पहले दिन, दूसरे दिन पे 48 आवर्स एंड थर्ड डे में 72 आवर्स में करना है. नॉर्मल हेल्थी बेबीज जहां हमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं मिल रहा है और बेबी अच्छे से लैच कर रहा है, हमें स्किन टू स्किन केयर और ब्रेस्ट फीडिंग एनकरेज करना है, ना कि शुगर मॉनिटरिंग. बट हाँ, अगर हमें बेबी में जैसे समझाया मैम ने कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं, we may check temperature and then the sugar to ensure to check. Routine, one question from Runal Chauhan. It is advised to routinely assess blood glucose after birth. Routinely हम लोग blood glucose तभी screening करेंगे जब उसको कोई risk situation है. Those babies are at risk for hypoglycemia. Then we can, that is not a routine, that is actually screening procedure. So routinely we will not do the blood glucose estimation if everything is okay and no risk condition is there. And after how much time the birth should assess the blood glucose in a high risk babies? Already I have told the at a high risk baby at not usually not at birth, it is 2, 6, 12, 24 and then 48 hours. This is the recommended schedule. Okay, I think no more questions. Is in our SNCU, it's a daily routine check of blood sugar level. Is this continuing or not? जो बच्चे को IV fluid मिलता है, IV fluid से जो बच्चे को मैनेजमेंट होता है, उसको 6 to 8 hourly blood glucose चेक करने होगा. Otherwise, no need. If it is baby is having normal blood glucose for 2 times, then there is no need. So SNCU का प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर और सारी बहुत सारी प्रोटोकॉल है, WHO का प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल देख के SNCU का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ठीक करने होगा कि कितना कौन बच्चे को कितना
टाइम बाद में सीबीजी और ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन करने होगा। जब भी आईवी कैनुलेशन करते हैं तब हम वेनस ब्लड लेके भी ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन कर सकते हैं, हिल प्रिक नहीं करना चाहिए। तो मैडम जीएफआर ग्लूको इन्फ्यूजन रेट में 25% डेक्सट्रोज यूज कर सकते हैं क्या? Not directly on 25, but we have to mix to get the 10% GIR level. We can mix the 20. I can give you the GIR table. If you refer the GIR table, then in 25% dextrose, I can give you an example from the GIR table. Like a baby, 3-day-old baby. The baby birth weight is more than 1,500 grams. So baby will require 90 ml per kg of body weight fluid. So that time to get the fluid, we can use 60 ml of 10% dextrose, 10 ml of 25% dextrose, and 20 ml of normal saline. And then we can calculate the baby will get the GIR of 6 milligram per kg per minute. So this in that way, directly 25% we cannot use, because then we have to do that directly 25% use we have to do, and we have to monitor other situation only. Directly baby does not require 25%. Usually GIR more than 12%, 12 milligram per kg per minute, then we have to check that why these babies required, then we have to do the central venous cannulation, and then we have to provide through that way only. Okay, madam. Thank you. Full to only 25% glucose will not transfuse for the baby. So mixing up to 12 we can give, then another way in the central venous line we can give. Any question? Dr. Sridhar can answer, or Dr. Kadam can answer that, whether that we can give directly for 25% dextrose. No, I don't think we should give 25% We are not using dextrose any directly. time 25% dextrose we cannot give. We should go in titrated manner, looking at the glucose infusion rate, and gradually go on increasing from 10 to 12 or 12 to 13 milligram per kilo per minute. Never go to 25% dextrose. Because it is very dangerous. Even if there is even miscalculation in the fluid or wrong calculation, I have seen the baby's blood glucose level increases more than 150, and then baby requires treatment with the insulin to reduce that blood glucose level. So we have to think about that, how much maximum percentage we can use for the baby. One more thing that before we end, I think technical problem should not be missed. Suppose the IV cannula is out or the line is blocked, then you are going on that things, not the calculation. That is, if from the very beginning we prevent the situation, and in the early phase, if we treat the baby rightly with the 6 or 8 milligram per kg per minute, we will be able to manage the hypoglycemia. Absolutely. So we never think about more than 12%, because that will create so many problems in the venous system and blood circulation. Yes. So with Sridhar sir, any questions? No, I think Madam has covered the topic extensively with a lot of practical tips and knowledge. Yeah, we are very grateful. Sir, you can, Dr. Sridhar, you can add if I missed any points, because I don't like to give more on the pathophysiology and more of the very difficult situations. What commonly we found, I have highlighted on that aspect only. Yes, ultimately, it was wonderful, madam. Excellent presentation. Thank you. These are the practical tips that one must remember. Hello, good evening, ma'am. Good evening. Good evening, madam. I am from Women's Hospital Nanded. I am pediatric nurse here, and we use your books in pediatric thing. And today I am very happy and very glad to hear you in this class. Yes, really, I am also thankful to organizers to give this opportunity to meet all the nursing personnel, not directly, but in this way, and to share my experience and to share my information with you. I like this. When I hear about your lecture, I am very excited, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. So, madam, thank you very much for your time, and it was very simple. I'm sure all of us are going home with
lot of practical tips in, and this definitely would help improve the care of newborns in the SNCs in the state of Maharashtra. Dr. Sridhar sir, thank you very much for your time in chairing the session. Prashant sir, thank you. Yes. Thank you, ma'am. Prashant sir, Thank you. Thank you. Family Welfare Bureau. Thank you all participants and organizers. Thanks, Maharashtra NNS and everybody. and Dr. Shaw, I think we need to mention a special thanks to Dr. Subhash Shaw. Subhash Shaw, who he could is not not be here. present today. Yeah, but He's not he has present taken today. a lot of efforts to design and get everything in place. So thank you very much. Yes. Okay, thank you. Okay, thank you. चला next Okay, thank you. Sunday परत भेटूयात आपण सगळे. Yeah, thank Okay, you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. Okay, Thank I'm you, ma'am. leaving.